एक है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ एंड अबव द अर्थ। अब देखिए हमने क्या किया था, कल बात की थी कि अगर मान लीजिए आपके पास अर्थ है और इस अर्थ का ये सेंटर है, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक इसका अर्थ का रेडियस होगा आर। मान लेते हैं कि इसके ऊपर एक छोटी सी बॉडी कोई रखी हुई है और जिसका मास है स्मॉल एम और अर्थ का मास है कैपिटल एम। तो इसके सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की दूरी लगभग हम आर ही मानते हैं क्योंकि बॉडी बहुत छोटी सी है। तो हमें ये पता है कि जब भी दो बॉडीज जो हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं और वो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एक बॉडी का मास स्मॉल एम है, एक का कैपिटल एम है, तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो दोनों के बीच में एक फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फिर हमने बोला कि ये जो फोर्स जो है, ये जो एक्ट हो रही है किसके, इस बॉडी के ऊपर, वो इसका वेट है। क्या इसका वेट? कल हमने बात की थी न्यूटन सेकंड लॉ बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। लेकिन यहाँ अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए भी होगा, क्या होगा जी। तो हम एफ की जगह एम ए की जगह यहाँ लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। क्लियर? एम से एम कट गया तो हमारे पास है जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये मैंने बोला था एक फार्मूला बन गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे अगर कोई बॉडी है तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ये है। क्लियर? अब हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के ऊपर अगर बॉडी हो, ऊपर जाके, तो क्या होगा? तो हम क्या करते हैं कि ये जो बॉडी यहां पे रखी हुई इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। तो ये देखिए फिगर ऐसे बनाएंगे यहां पे। अब हमें ये पता है कि सरफेस पे कितना ग्रेविटी होती है, ये होती है, इसको मैंने हटा दिया यहां से, बस इतना फॉर्मूला लिख लिया। और आपके पास देखिए फिगर क्या बना, मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है, ये इसका रेडियस है, और मान लेते हैं कि बॉडी अब यहां पे है एट ए हाइट एच। पहले बॉडी कहां थी? सरफेस के ऊपर, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये था। क्लियर? ये हमने निकाला हुआ है। अब हमने बॉडी को कहां रखा? अर्थ से थोड़ा सा ऊपर रह गए, बॉडी यहां पे है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा? तो कितनी हाइट है? एच हाइट। तो हम यहीं से फॉर्मूले से भरेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच। पहले ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ था, अब हाइट एच पे कितना होगा? तो आपने लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी क्या है? कांस्टेंट, तो जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। एम क्या है? मास किसका? अर्थ का, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी एम लिखा। नीचे आर स्क्वायर क्या था? आर था डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी मैंने यहां पे रखी थी उसके सेंटर से लेके यहां तक की दूरी। अब बॉडी के सेंटर से लेके यहां तक की दूरी कितनी हुई? तो आपने आर की जगह लिखना है आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। समझा गया? उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सेकंड इक्वेशन आई इसको डिवाइड करना है फर्स्ट इक्वेशन से। डिवाइडिंग, हाँ, डिवाइडिंग 2 बाय 1। तो ये फर्स्ट वाले रखना है, इसको लिखा आपने जी एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू क्या था? जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और इसको डिवाइड किया किससे? ये नीचे डिवाइड किया, कितना आया? जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आपके पास यहाँ पे क्या है, इस रकम को ऐसे फिर से लिखा जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये उल्टा हो गया तो आपके पास क्या आया? मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम। जी एम से जी एम। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे देखें, जी एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू, ये जी एच डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू कितना बचा? ऊपर कितना लिखा हुआ है? आर स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना है? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं आर बाहर निकालूं, ध्यान देना, यहां से आर बाहर निकालूं तो ये स्क्वायर लगा तो बाहर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। अंदर आर निकाल दिया, क्या बच गया? 1। यहां पे आर है नहीं, जहां नहीं हो तो वहां क्या करते हैं? अपॉन आर। बोलो जी। यानी इस आर स्क्वायर को मैं फिर से अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है, और यहां जाएगा तो आर से आर
कट जाएगा। बोलो क्लियर? अच्छा, अब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारे पास है जी एच डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं है 1, और ये रकम नीचे लिखी है तो उसको ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर ले गए तो क्या होगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। समझ आ गया? यहां देखो बेटा, किताब से मत देखो। जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, यहां पे आप लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगाएंगे? यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लिख रहा हूं, एक जो रिजल्ट आपने इस्तेमाल करना है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, राइट डाउन। 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। 1 प्लस एन एक्स, यहां पे क्या आएगा आपके पास, ये 1 प्लस एक्स है, ये पावर एन है, एन यहां आगे आ जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। तो यहां से जी एच कितना आया, जी इंटू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। समझ में आ गया? आप देखिए यहां पे बाइनोमियल थ्योरम लगाई, पता चलेगा कैसे लगाई। ये लिखते हैं 1 प्लस एक्स की पावर, जो पावर है उसको एन को इधर ले आता है बस, तो ये -2 था, इधर आ गया, तो ये हो गया -2 एच अपॉन आर। अब जी को उधर ले गए, जी एच इतना गया। अब ये क्या है, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट एच इज इक्वल टू, जो पहले वाली थी उसको मल्टीप्लाई किया है, पर किससे, एक से छोटी रकम है 1 माइनस समथिंग। जब एक से किसी रकम को घटाया आपने तो क्या हो गया, वो पॉइंट में आ गई, एक से कुछ भी घटाओ तो पॉइंट में आ गई, यानी छोटी रकम है, छोटी रकम की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, वो छोटा रहेगा। इसका मतलब जीएच क्या आएगा, छोटा, स्मॉल आएगा। जीएच इज इक्वल टू कितना है, जी इंटू 1 माइनस 2 एच अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि जी एच जो है वो जी से छोटा है। समझाई बात कि नहीं आई? किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ये या यूं भी समझ लें, यहां पे जैसे लिखा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू, ये लिखा, इसके नीचे कुछ है नहीं है, तो नीचे मान लीजिए क्या है 1, क्या नीचे क्या है 1। आप देखो जी किसके बराबर है 1, तो जी एच किसके बराबर है 1 माइनस 2। आया समझ में? अगर जी 1 के बराबर है तो जी एच किसके बराबर है, 1 से कम। ये 1 है तो ये 1 से कम, यानी जी एच क्या है, स्मॉल है। बोल आगे समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, कम होता है। सरफेस पे ज्यादा होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, और उससे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, कम होगा। बोलो ओके। तो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस। अब यहां देखें, हमें यह मालूम है कि अगर ये अर्थ है और इसका रेडियस आ रहा है, और यहां पे अगर बॉडी रखी थी अर्थ के सरफेस पे, तो उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आ रहा था, जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आ रहा था। अब हम क्या करते हैं, बॉडी को यहां न रखिए, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। तो मान लीजिए मैं उस बॉडी को मैंने एक गड्ढा किया और बॉडी को नीचे ले आया, कितनी गहराई तक, डी तक, डी यानी डेप्थ तक। तो सपोज करते हैं कि बॉडी जो अब यहां पे लाई कर रही है, इस पॉइंट पे है, मान लेते हैं। तो ये बॉडी इस पॉइंट पे लाई कर रही है, तो इस बॉडी को कौन सा हिस्सा खींचेगा। आप देखें, अगर ये बॉडी यहां पे है तो यहां से अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो अर्थ के चारों तरफ का, जैसे यहां पे ना ऐसे करके, ये बॉडी यहां पे मान लीजिए, ये कितना नीचे आई जमीन से, मान लीजिए डी, कितना डी, इतना डेप्थ नीचे हमने खुदाई करके नीचे गए, यहां रखो चाहे यहां रखो, एक ही बात है। ठीक है, पूरा रेडियस क्या था पहले आर। अब बॉडी यहां पे लाई कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना बचा, आर माइनस डी। बोलो आया समझ के नहीं? देखिए यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस है। अब बॉडी को उठा के कहां लाया, इसके ऊपर रख दिया, यहाँ पे अंदर गड्ढा करके यहां ले आया। अब बॉडी के सेंटर से यहां के सेंटर के बीच की दूरी कितनी रहेगी, ये आर था, डी यहाँ कम हो गया, आर माइनस डी। क्लियर? अच्छा, एक चीज ये होगी। दूसरी चीज कि जब बॉडी यहां पे आ गई तो बॉडी को कौन सा हिस्सा खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ का सेंटर वाला हिस्सा खींचेगा। तो इसका मतलब ये बॉडी अगर यहां पे, तो ये अर्थ का इतना सा हिस्सा ही है जो इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। ये जो बाहर वाला हिस्सा जो है ये बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है। बात आगे समझने की नहीं? अर्थ हर चीज को कहां खींचती है, सेंटर की तरफ। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे वो किस वजह से है, अर्थ के इसी हिस्से की वजह से है। बाकी हिस्सा जो ऊपर रहेगी जमीन, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम जी एच निकाल रहे थे, हाइट में निकाल रहे थे, जब बॉडी यहां रखी होती है तब भी हम अर्थ का मास लेते हैं कि पूरी अर्थ उसको खींच रही है।
जब बॉडी को ऊपर रखते हैं तब भी पूरी अर्थ खींच रही है, तब भी बॉडी का मास m लेते हैं। लेकिन जब हम बॉडी को अंदर ले गए, यहाँ पे ले गए, अब यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके ये स्फीयर बना दिया, छोटा सा स्फीयर, अर्थ का इतना हिस्सा इसी को खींच रहा है, बाकी वाला हिस्सा नहीं खींच रहा है, तो इतने सारे हिस्से का मास क्या होगा वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरी अर्थ का मास पता है। अंदर हमने गड्ढा करके जब यहाँ पे पहुंच गए, अब ये जो अर्थ का इतना सा हिस्सा बचा, इसका मास क्या होगा वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने मास वाला जो फंडा था उसको थोड़ा सा हटा दिया और मास की जगह यहाँ पे हमने शुरू कर दिया डेंसिटी। क्या कर दिया? आया समझ में? ठीक है, डेंसिटी और वॉल्यूम का आया समझ की नहीं? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मास को हटा देना है और मास की जगह, इसकी जगह हम लिख रहे हैं वॉल्यूम एंड डेंसिटी के ऊपर। मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है, इसमें अर्थ में जितना मटेरियल फिट है उसकी डेंसिटी है रो। अर्थ की जो डेंसिटी है वो कैसी है? रो। आया समझ में? क्लियर? अब रो इसकी डेंसिटी है और v इसका अगर वॉल्यूम होगा तो हमें एक फार्मूला पता है, वो फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी थी इसमें मैंने मास की जगह क्या लिख दिया? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बोला आया समझ में? अच्छा, वॉल्यूम क्या होगा अर्थ का? अगर अर्थ का रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? बोलिए। सफेयर है तो सफेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब रो। अगर मैं ये अभी पूरी अर्थ की बात करता हूं तो पूरी अर्थ का रेडियस कितना है? r। इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। और डेंसिटी कितनी है? रो। तो मास का फार्मूला बना, वॉल्यूम डेंसिटी है, मास का फार्मूला ये बन गया। अब मैंने मास की जगह अब ये लिखना है, मैंने मास की जगह ये लिखना है। अब डेंसिटी लिखनी है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो पूरी आपकी जो अर्थ है उसमें डेंसिटी जो लगभग कैसी है? सेम होगी। ठीक है, तो मास का हमें पता नहीं चलेगा तो हम डेंसिटी से बात करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ये नंबर 1 इक्वेशन जो थी ये क्या बन जाएगी? G इज इक्वल टू, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो थी उसका फार्मूला बनेगा G। M की जगह क्या लिखोगे? 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से 1 2 कट गए, क्या बचा? G की वैल्यू आई, कांस्टेंट पहले लिख लो, 4/3 पाई पहले लिख लीजिए, फिर ये G कांस्टेंट है, उसके बाद आपके पास बचा r और ये रो, ये आपके पास आई इक्वेशन नंबर 1। बोलो आया समझ में? यानी यही क्वेश्चन जो था, ये जो बात कही थी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वहां पे हमें मास को हटा के उसको डेंसिटी में लिखना है बस। किसमें लिखना है? और ये भी बता दिया किस लिए लिखा, क्यों? क्योंकि जब बॉडी अंदर आएगी तो ये वाला हिस्सा ही है जो इस बॉडी को अपनी तरफ अंदर की तरफ खींचेगा। यानी अर्थ का इतना सा हिस्सा इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। अर्थ का ये बाकी स्पेस जो है, ये बाकी जगह जो ऊपर रहेगी, ये सारी की सारी ये इसके ऊपर काम नहीं कर रही है। तो फिर हमने मास कैसे लेना है यहाँ पे? क्योंकि फार्मूला तो G कैसे ही है, मास लो यहाँ पे अर्थ का। तो जब यहाँ पे था तब तो m ठीक था, पर जब अंदर आएगा तो मास नहीं ले पाएंगे, इसलिए हमने मास को हटा के वहां पे डेंसिटी की बात की। तो मैंने यहाँ पे मास हटा के पहले डेंसिटी का फार्मूला निकाला और उसको यहाँ भर दिया। बोलो क्लियर? अच्छा, अब देखें यहाँ पे अब बॉडी आ गई, ये क्या है? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये कहां निकली है? आप लिखोगे G की वैल्यू कहां पे? GD। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी below the surface of earth, below the surface of earth। अर्थ के नीचे जब बॉडी को ले जाते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? हम कितने नीचे आए अर्थ से? D। तो यहाँ पे G की लिखना है, जगह लिखना है GD, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ D। इतनी गहराई पे G की वैल्यू क्या थी? अब देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन से यहाँ पे भरते जाएंगे। क्या लिखा आगे? 4/3 पाई G। ठीक है, R लिखा है, पहले यहाँ पे बॉडी थी तो डिस्टेंस R था, अब कितना है? कितना है जी? तो मैंने R की जगह लिखा R - D और साथ में लिख दिया रो। ये इक्वेशन नंबर 2। बोलो आया समझ में? फिर से वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड। तो ये देखो आप लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन। क्या लिखा? डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1। डिवाइड किया तो आपके पास क्या है? यहां देखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी GD डिवाइड बाय G इज इक्वल टू, यहां पे कितना था? 4/3 पाई G R - D इंटू रो, और नीचे क्या था? 4/3 पाई G R रो। देखो ठीक है जी। अब इनको काट दीजिए, क्या कटेगा? ये G कट जाएगा, रो भी कट जाएगा। हमारे पास GD अपॉन G इज इक्वल टू R - D अपॉन R।
आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आर हाँ हाँ, अच्छा यहां से भी क्लियर हो जाता है, देखो यहीं से क्लियर हो गया। जी की वैल्यू, जी किसके बराबर है? आर तो जीडी किसके बराबर है? आर माइनस सी। यानी जीडी कम है, आर से कम है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो जी आर के बराबर, तो जीडी इसके। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि जीडी इज लेस देन जी। अगर जी आर के बराबर है तो जीडी आर से कम है। यस सर। तो यानी कि जीडी जो है वो कम है और जी बड़ा है। तो आपने कहा जीडी इज लेस देन जी। यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो नीचे ओवर लिखा होता है दोनों का ओवर है, तो इससे लिखा आर ओवर आर माइनस डी ओवर आर विच इज इक्वल टू आप कर गया 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है जी, यस सर। आया समझ? आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां तक ऐसे कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहां से लिखोगे आप ये जी डी इज इक्वल टू जी, इधर ऊपर चला गया जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। यहां से पता चल जाता है कि जी डी जो है वो जी से क्या है, कम है। अगर यहां नहीं पता चलेगा तो बस यही देख लो, यानी ये रकम आर माइनस डी है और ये जी इसके बराबर है, आर के बराबर। तो आप लिखेंगे जी डी इज लेस देन जी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे ज्यादा है, उससे ऊपर जाएंगे तब भी कम है और नीचे जाएंगे